Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we'll discuss about evolution. This is seventh chapter of NCERT. तो आज का जो टॉपिक है वो अडेप्टिव कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अडेप्टिव कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही देख रहे हैं कि होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गेन्स क्या होता है, ठीक है। तो हम जैसा कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हमने ये पढ़ाया है तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा फिर इसे देखिएगा। तो उसमें हमने ये पढ़ाया था कि जिसका फंक्शन स्ट्रक्चर जो फंक्शन जो होगा वो सेम होगा और स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस ऑर्गेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसमें भी दे रखा है कि जो फंक्शन होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर अडेप्टिव कन्वर्जेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर अडेप्टिव कन्वर्जेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स एंड बैट शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों शो कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? क्योंकि इनका वर्क क्या है? सेम है। फंक्शन क्या है? सेम है। इंसेक्ट का भी और बर्ड्स का भी और बैट का भी फंक्शन क्या है? सेम, फ्लाइंग करना, ठीक है। और स्ट्रक्चर सभी के डिफरेंट होते हैं, इसलिए क्या ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स क्या होता है, प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज फाउंड इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इट इज कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन। अब देखिए ये कैसे होगा। तो जो भी मतलब क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है कि अपने एंसेस्टर से रिलेटेड हो, जिनका की फंक्शन सेम हो सके। जैसे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं सभी बर्ड्स की ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनका फंक्शन क्या है? फ्लाइंग करने का, ठीक है। तो ये क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है। तो इसलिए से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो भी होते हैं वही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। जो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं इन्हें और भी क्या बोलते हैं? पैरेलल इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ रनिंग हैबिट इन डियर एंड हॉर्स विद टू वेस्टिजियल स्प्लिट बोन्स, ठीक है। डियर का भी फंक्शन और हॉर्स का भी फंक्शन क्या है? रनिंग, ठीक है। तो ये क्या है? फंक्शन क्या है? सेम है ना, और स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो इसलिए ये किसका एग्जांपल है? ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो मतलब जो भी बायोलॉजिकल टाइप से ग्रो हो रही है, जो भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? सेल से होता है ना। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि लाइफ का जो भी लाइफ जैसे ही मतलब जैसे जैसे लाइफ फॉर्मेशन हुई है उसकी, तो वो किससे हुई है? सेल से हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। इसी को क्या बोलते हैं? सेल से जो भी लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, वुड हैव स्टार्टेड व्हेन दे ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, जिससे आपकी अर्थ में ये सारी लाइफ क्या हुई है? फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड वेरी फास्ट बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन अर्थ, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल इसमें दे रखा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट डिवाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो डिवाइड होने की जो इनकी कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि उन्होंने वो कम टाइम में विद इन आवर्स लिखा हुआ है, इंडिविजुअल विद इन आवर्स ग्रो होता है। तो बहुत ही कम टाइम पे वो होते हैं, बहुत मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सम इंडिविजुअल बेटर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन न्यू इन्वायरमेंट एज द अडप्टिव एबिलिटी इज ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट, ठीक है। जो भी किसी भी मतलब कोई भी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई भी हैबिट पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो जरूरी है कि वो उसके न्यू ऑर्गेनिज्म में मतलब उसका जो न्यू और आएगी जनरेशन उस पर जरूर आएगी, ठीक है। वही हैबिट जरूर आएगी, ठीक है, वही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग में पड़ी हुई ब्रांचिंग डिसेंट एंड
नेचुरल सिलेक्शन। तो आर द टू बेसिक पॉइंट डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन थ्योरी के बेसिस पे 2 पॉइंट की कुछ थ्योरी दी गई, जिसमें कि लिखा हुआ है सबसे पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन के बेस पे कुछ थ्योरी दी गई, जिसमें कि सबसे पहली थ्योरी है लैमार्किनिज्म की। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? लैमार्किनिज्म की, जिसमें कि लिखा हुआ है लैमार्किनिज्म इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में सबसे पहली थ्योरी किसकी थी? लैमार्किनिज्म की। ओके, विच प्रपोज बाय जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। उनका फुल नेम क्या था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। ओके, तो फेमस बुक इनकी कौन सी थी? फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, कौन सी थी? फिलोसफी जूलॉजिक। लैमार्क कॉइनिया द टर्म इन्वर्टिब्रेट एंड एनिलिडा। इन्होंने जिसके मतलब जिसपे इन्होंने डिस्कवर सर्च किया वो कौन से थे? इन्वर्टिब्रेट्स थे और एनिलिडा थे। ठीक है, क्या थे? इन्वर्टिब्रेट्स एंड एनिलिडा। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय द लैमार्क एंड ट्रिवेर्नस। तो बायोलॉजी जो टर्म था वो किसने दिया था? लैमार्क ने और ट्रिवेर्नस ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब इनकी पूरी थ्योरी पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो लैमार्क थ्योरी, जिसमें कि फर्स्ट हेडिंग आपकी मिल रही है इंटरनल वाइटल फोर्स। पहले ये देख लीजिए डेफिनेशन, जिसमें कि फर्स्ट फैक्टर कौन सा? इंटरनल वाइटल फोर्स। मतलब कि पहले डेफिनेशन देखिए, ऑल द लिविंग थिंग्स एंड देयर कंपोनेंट पार्ट्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीज ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। ठीक है, अब देखिए सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में एक अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरनल वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो कंटिन्यूअस अपने आप को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कंटिन्यूअस अपने आप को इंक्रीज करते हैं। तो ये इनका फर्स्ट फैक्टर हो गया, कौन सा? इंटरनल वाइटल फोर्स। मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो कि उसको इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट, तो सेकेंड फैक्टर उसी में है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। ठीक है, तो इफ एन ऑर्गेन्स इज कॉन्स्टेंटली यूज इट वुड बी better developed areas disuse of organs result in it degeneration। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए कि उन्होंने बताया कि जिस भी आप ऑर्गन का यूज़ करेंगे तो वो आपका फंक्शनल होगा, मतलब वो जो होगा आप वो बचा रहेगा, लेकिन जिस ऑर्गन्स का मतलब ऑर्गन्स का यूज़ करना आप बंद कर देंगे तो वो क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिसअपीयर होगा। ओके, तो यही आप उसमें आपका एग्जाम्पल दे रखा है जिराफ का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल दे रखा है? जिराफ का। लिखा हुआ है द एंसेस्टर ऑफ जिराफ वर बियरिंग अ स्मॉल नेक एंड फोरलिम एंड वर लाइक हॉर्स। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो जिराफ होते थे वो कैसे थे? हॉर्स लाइक थे। कैसे थे? हॉर्स लाइक थे। उनका स्मॉल नेक था एंड फोरलिम जो मतलब आगे के पैर होते हैं वो कैसे थे? छोटे से थे, और पीछे के पैर भी थे छोटे से थे। ठीक है, दे हैड स्ट्रेच देयर नेक। तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेक को स्ट्रेच किया। क्यों? क्योंकि जो भी छोटे छोटे से पेड़ थे वो कैसे थे? वो बड़े होते गए, जिसके कारण उन्होंने बड़े वाले पेड़ को खाना शुरू कर दिया। तो जो बड़े पेड़ को उन्होंने जब खाना शुरू कर दिया तो अपने उन्होंने नेक को क्या किया? स्ट्रेच किया। ठीक है, बड़े पत्तियों को खाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एंड फॉर लिम टू टेक द लीव्स फॉर फूड। तो उन्होंने जो मतलब बड़े पेड़ की पत्तियां थी उनको अपने फूड के रूप में फूड के लिए लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विच रिजल्टेड इन द स्लाइट इलोंगेशन ऑफ दीज दोस पार्ट। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने जब उन्होंने अपने नेक को स्ट्रेच किया एंड आगे के जो पैर हैं उन्हें इलोंगेट किया, तो क्या हुआ? उनके पैर जो हो गए वो लंबे हो गए और उनकी नेक जो थी वो भी लंबी हो गई। ठीक है, स्ट्रेच होने के कारण। तो यही हुआ कि जिस भी ऑर्गन का आप यूज़ करेंगे वो ज़्यादा ग्रो कर लेगी, और जिस भी ऑर्गन का आप नहीं यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी? डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो यही है यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स जो कि लैमार्किनिज्म में ने दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रिकैपिटुलेशन थ्योरी एंड बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो लिखा हुआ है वॉन बेयर द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी प्रपोज बेयर्स लॉ। एक वॉन बेयर साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी जो थ्योरी थी उसे प्रपोज किया। ठीक है, जिसे उन्होंने अपने नाम में रखकर अपना जो रूल था वो दिया, जिसका नाम था क्या? बेयर्स लॉ। ठीक है, क्या नाम था? बेयर्स लॉ। ओके,
which stated that during embryonic development, the generalized features such as the brain, spinal cord, exoskeleton, aortic arches, etc. are common to all vertebrates. ठीक है, उन्होंने बताया कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो सभी में सेम होता है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सियल स्केलेटन एंड aortic आर्चेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेम होते हैं, कॉमन होते हैं. ठीक है, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे सभी में क्या होगा, कॉमन होगा ये सारे पार्ट्स. ठीक है, appeared earlier than the special features like hair in mammals, only features in birds only. ठीक है, उसके बाद देखिए जो मैमल्स होते हैं मतलब कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि मैमल्स में क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, और बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है, फीदर्स. ठीक है, फीदर्स मतलब क्या होता है, जो उनके गैस मतलब जो उनमें लाइट वाले उनके जो फ्लाई पंख होते हैं, विंग्स, उन्हें क्या बोलते हैं, फीदर्स. ठीक है, तो वो हो गए बर्ड्स के लिए. ओके, इतना क्लियर हुआ. तो ये कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो कि एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफरेंट बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट. लेटर ऑन दिस लॉ वाज मॉडिफाइड एज द बायोजेनेटिक लॉ बाय अर्नेस्ट हैकल. ठीक है, तो सबसे पहले वॉन बेयर ने कौन सा लॉ दिया था, बेयर्स लॉ. ओके, उसके बाद देखिए जो उसी लॉ को मॉडिफाइड करके एक अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना लॉ दे दिया, कौन सा, बायोजेनेटिक लॉ. ठीक है, कौन सा लॉ दे दिया, बायोजेनेटिक लॉ. किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, हैकल्स बायोजेनेटिक लॉ state that ontogeny repeated phylogeny is the evolutionary history of the race of that organism. अब ontogeny repeated phylogeny का मतलब देखिए, जैसे कि कोई भी मतलब जो भी किसी कोई भी मतलब स्मॉलेस्ट एम्ब्रियो होता है उससे आपका न्यू ऑर्गेनिज्म को बनने में जो भी प्रोसेस का यूज होता है वो क्या होता है, सभी एनिमल में सेम होता है. ठीक है, क्या होता है, सभी एनिमल में सेम होता है. तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीटेड फाइलोजेनी. मतलब जो जैसा आपके पिछले एंसेस्टर में हुआ, जैसे कि आपने जैसे पिछले पहले आपके एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट हो रहा था वही आज भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा, तो वही क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीटेड फाइलोजेनी. मतलब जो पहले प्रोसेस होती है वही अभी भी रिपीट हो रही है. ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया, ऑन्टोजेनी रिपीटेड फाइलोजेनी. ठीक है, इसी को क्या बोला गया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑर्गेनिज्म रिपीट इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ड्यूरिंग इज डेवलपमेंट. बट जो मतलब जो एंसेस्ट्रल थे उनमें हिस्ट्री अगर उनकी देखेंगे तो कुछ वैसा मतलब कुछ ग्रोथ नहीं थी. ठीक है, लेकिन आज के लोग जो हैं वो कैसे डेवलपमेंट, उनमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण वो अपने एंसेस्टर से क्या है, डिफरेंट है. ओके, इतना क्लियर हुआ. अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं. In the development of frog, a fish-like tailed larva tadpole is formed which swims with the tail and respire by the gills. ठीक है, अब इतना क्लियर, इतना देखिए. पहले जो फिश होती है, फिर पहले देखिए जो फ्रॉग होता है उसका जो मतलब जो उसका लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, टैडपोल. जब वो टैडपोल के स्टेज में होता है तो उसमें क्या होता है, टेल्ड प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, टेल्ड, जिसके कारण वो क्या होता है, वाटर में रहता है. ठीक है, टैडपोल क्या कहाँ पर रहता है, वाटर में रहता है. तो वाटर में और फिश का स्ट्रक्चर और टैडपोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस टाइम पे सेम रहता है. ठीक है, क्या होता है, सेम रहता है. फिश में भी टेल होती है और टैडपोल में भी टेल होती है. लेकिन क्या फिश जो होती है वो जब और ग्रो कर लेती है तो क्या फ्रॉग के तरीके बन जाती है, नहीं बन जाती है. क्यों, क्योंकि उनका जो मतलब स्टार्टिंग की फंक्शन तो सेम है, स्ट्रक्चर भी उनका सेम है, लेकिन जब उनका ग्रोथ हो रही है, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा. फिश ही बनी रहेगी, लेकिन जो टैडपोल है वो क्या हो जाएगा, फ्रॉग बन जाएगा, जो कि कहाँ पर आ जाएगा, लैंड पे आ जाएगा. ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा, लैंड पे आ जाएगा, ना कि वो वाटर में रहेगा. ओके, वाटर में केवल टैडपोल के स्टेज में ही रहेगा. तो जब टैडपोल की स्टेज होती है तब वो रेस्पायर किससे करता है, गिल से करता है. क्यों, क्योंकि उसे वाटर में रहना है. ठीक है, किससे रेस्पायर करता है, गिल से. ओके, इतना क्लियर हुआ. दिस इंडिकेट्स दैट द फ्रॉग हैज बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम अ फिश लाइक एंसेस्टर. ठीक है, तो उसको भी मतलब जो
टैडपोल होता है उसे भी यही लगता है कि वो भी एक फिश है, ठीक है, लेकिन जबकि वो क्या है, फ्रॉग है। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लम, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ये इन्होंने अगेंस्ट में दिया था, जो लैमार्किनिज्म थ्योरी थी उसके अगेंस्ट किसने दिया था, अगस्ट वीजमान ने उसके अगेंस्ट अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लम, जो कि किसके बेस पे थी, जर्मप्लम के बेस पे। अकॉर्डिंग टू वीजमान द कैरेक्टर इन्फ्लुएंसिंग द जर्म सेल्स आर ओनली इन द हेरिटेड, ठीक, इनहेरिटेड, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि वीजमान के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो भी कैरेक्टर जो होंगे वो अगर वो जर्म प्लाज्म में, मतलब जर्म प्लाज्म में है तो ही वो इनहेरिटेड होंगे, ना कि डिसयूज और यूज ऑर्गेन्स के साथ इनहेरिटेड होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना न्यू लैमार्किनिज्म दिया था। तो जैसा कि आपने लैमार्किनिज्म में पढ़ा कि अगर जो जराफ थे वो जो छोटी छोटी पत्तियों को खाते थे, जब वो छोटी पत्तियां सूख जाने लगी तो बड़े पेड़ की पत्तियों को वो खाने लगे, जिसके कारण उनकी नेक जो है वो स्ट्रेच हो गई और आगे के मतलब जो फोर लिम्ब थे वो भी लंबे हो गए, ठीक है। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी जिसका नाम है न्यू लैमार्किनिज्म, ठीक है। Environment does influence an organism and change its heredity, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर ये इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजमेंट आता है तो ही ये तो अगर ये इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आते हैं और ये अगर वहाँ अपने उसमें हेरिडिटी में चले जाते हैं, हेरिडिटी सेल्स में चले जाते हैं, तो ही ये वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी डिसीज है या फिर हैबिट है यही जा सकती है, ठीक है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। कब, जब वो जर्म प्लाज्म में आएगी, ठीक है, हॉर्मोन्स में आएगी। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है, एट लीस्ट सम ऑफ द वेरिएशन एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। उन्होंने बताया कि कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का डिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा या फिर ये ईजिली ग्रो कर लेगी कि कोई भी चीज़। तो ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि अगर कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रही है किसी भी इनहेरिटेड वाली सेल्स में, ठीक है, तो वही जो है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनल वाइटल फोर्स एपिटेंसी डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में इस इंटरनल वाइटल फोर्स का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली दीज वेरिएशन आर पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग विच ऑल्सो अफेक्ट जर्म सेल्स वेयर सोमैटिक सेल्स गिव राइज टू जर्म सेल, ठीक है। तो वही बता रहे हैं वो कि जर्म सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल में क्या होती हैं, एक न्यू रोल प्ले करती हैं, जो कि आप वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी हैबिट है वो जा सकती है, ठीक है। तो वो कौन सेल से होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, ओनली दोज वेरिएशन आर पास्ड ऑन द ऑफस्प्रिंग, मतलब वन ऑफस्प्रिंग से क्या होगा, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में अगर कोई भी अफेक्ट हो रही है तो वो क्या होगी, वो जर्म सेल्स के अकॉर्डिंग ही होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन एंड हाउ इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड। तो उन्होंने कुछ मैकेनिज्म दिया इवोल्यूशन के लिए, तो उसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। मेंडल ऑल्सो हैड मेंशन्ड अबाउट इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, ठीक है। तो मेंडल, जैसा कि मैंने मेंडल में बताया था जब हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो मेंडल ने क्या बताया था कि जो इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं, फिनोटाइप में होते हैं, ठीक है। किस में होता है, फिनोटाइप में। ओके, फिजिकल अपीयरेंस जो होते हैं, वो फिजिकल अपीयरेंस जो होते हैं वो शो होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, जैसा कि उन्होंने मेंडल ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डार्विन कुड नॉट मेंशन दिस ऑब्जर्वेशन, जो कि मेंडल ने तो इसके बारे में बताया था कि ये इनहेरिटेबल फैक्टर होते हैं जो कि फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, लेकिन डार्विन ने इसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट फॉर दिस गोज टू ह्यूगो डी वरीज हु वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज, ह्यूगो डी वरीज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, ठीक है। तो हमने इसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया था। जो ह्यूगो डी वरीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था और
जो मेंडलिज्म जो थ्योरी दी थी, मेंडल ने अपना रोल दिया था, तो उसको क्या किया था, अगेन डिस्कवर किया था, तो उसे क्या बोला, रीडिस्कवर, ठीक है। तो रीडिस्कवर ऑफ मेंडलिज्म किसने किया था, ह्यूगो डी व्रिज ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हिम न्यू स्पीसीज आर नॉट formed by continuous variation but by sudden appearance of variation which he named as a mutation, ठीक है। अगर कोई न्यू स्पीसीज है, उसमें अगर कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं हो रहा, मतलब कई सारी उसकी जो है जनरेशन वो बीती जा रही हैं, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है और सडन चेंजमेंट हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है, जो कि ह्यूगो डी व्रिज ने एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्रिमरोज पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन एनोथेरा लैमार्कियाना इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। तो इवनिंग प्रिमरोज का एक और नाम क्या है, एनोथेरा लैमार्कियाना, जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।